आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर विनोद पटेल है। मैं लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ और मेरे साथ में बैठे हुए हैं ये मेरे भाई, मेरे अग्रज, युवा शक्ति एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री विनोद अग्रहरी जी हैं। आज YouTube चैनल पे आपका स्वागत है और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक किस कौम पे लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है। जी, मैं आपके बातों का जवाब देने से पहले मेरे सर के पास शीर्ष पर बैठे हुए जो विराजमान ये तस्वीरें जिनकी हैं, जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, किसानों के मसीहा और राष्ट्र के निर्माता, और हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, संविधान निर्माता, इन सभी लोगों के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। और क्या आपने क्या कहा? लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक जी, किस कौम पे, समाज के किस तबके पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जी, लॉकडाउन के अंतर्गत लॉकडाउन की वजह से सबसे अधिक अगर प्रभावित कोई होगा तो वो होगा गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय। लॉकडाउन जब समाप्त होगा जी, उसके बाद सरकार के पास क्या कोई ऐसा प्लान है जी, कि जो प्रवासी मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं जी, या ठेला वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जी, आर्थिक मंदी और भूखमरी से उबारने के लिए क्या सरकार के पास कोई प्लान है? जी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि सरकार के पास इसका कोई भी आंकड़ा, कोई भी ब्यौरा, कोई भी कुछ भी नहीं है कि जो अभी तक इस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। तमाम लोग बैठे हुए हैं, मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, लेकिन कोई भी वक्तव्य इस विषय में उनकी तरफ से कभी अभी तक नहीं आया है कि ये मजदूरों को, गरीबों को और बेरोजगारों को कैसे उबारेंगे और सामान्य स्थिति में उन्हें कैसे लाएंगे। एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर सड़क पर पैदल चलने को जी, मजदूर क्यों? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि सड़क पर चलने को मजदूर क्यों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क पर चलने के लिए वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए और दूर दराज कई राज्यों से एक दूसरे राज्य में जा कर के मजदूरी करने वाले, खाने कमाने वाले जो हमारे मजदूर भाई हैं वो जा कर के मजदूरी करते हैं। और लॉकडाउन के अंतर्गत, और लॉकडाउन इस तरह से किया गया कि जब हमें पता चला कि ये कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण स्थापित हो चुका है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो शुरुआती दौर में अगर सरकार ने व्यवस्था नहीं की और लॉकडाउन कर दिया, जिससे पूरी तरह से वाहनों का आना जाना बंद हो गया, अब मजबूरन मजदूर भूखों मरने लगा, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रह गए, मजबूरन वो अपने गंतव्य को जा रहा है। कोई तो भूखे प्यासे सड़क पर अपना दम भी तोड़ दिया, आपने देखा होगा। तो मजदूर तो बहुत ही मजबूर है, वो किस तरह से अपने घर तक की यात्रा कर रहा है वो तो मजदूर ही जानता है। कुछ मजदूरों से मैंने बात किया जी, तो मजदूरों ने बताया कि हम लोग सड़क पे चलने के लिए इसलिए मजबूर हैं जी, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जो जहाँ है वहाँ रहे, जी, उनको सारी सुविधा मुहैया कराई बिल्कुल। जाएगी। तो क्या सारी सुविधाएं मिल रही है, तब वो क्यों आने को मजबूर हैं सड़क जी, पे? बिल्कुल नहीं आपने है कहा ऐसा। कि संसाधन नहीं चल रहा है, ठीक है, जी, तो संसाधन नहीं चल रहा तो पैदल चलने को 1,000 किलोमीटर, 1,800 किलोमीटर, 1,200 किलोमीटर चलने को क्यों मजबूर है, जबकि सरकार ने कहा था कि वो जहाँ है वहाँ रहें, उनको सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराई जाएगी। जी, इस पे आपकी क्या राय है? जी, बिल्कुल।
मजदूर जो होता है, मजदूर तो वास्तव में मजबूर होता है, तभी तो मजदूरी करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मजदूर अगर ना हो तो हम अपने जीवन की भी कल्पना उनके बगैर नहीं कर सकते। मजदूर और किसान ही एक ऐसा स्तंभ है जो अपना खून पसीना बहाता है और अपने खून पसीने से जब कुछ निर्माण करता है या खेत में अन्न उपजाता है, वही मजदूर, तभी हम खा करके अपने जीवन की कल्पना करते हैं। लेकिन सरकार ने जो कहा कि जो जहाँ है वहीं रहे, हम उनको सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन अगर सरकार ने ऐसा किया होता तो मजदूर को शौक नहीं है कि वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सड़क पर निकल जाए और कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए अपने घर तक नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही दम तोड़ देता है। चलिए, आपने कहा कि सरकार किसानों को जहाँ है वहाँ पे कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रही, इसलिए किसान मजबूर है। जी एक मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ जी कि कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जी ने यह कहा जी कि 80 करोड़ परिवार के लोगों को राशन पहुंचाया गया। जी तो 80 करोड़ परिवार के लोगों को राशन पहुंचाया गया, क्या यह बात आपको हजम होती है? बिल्कुल, ये तो कोई इस बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता है। कहने के लिए तो सिस्टम में बैठे हुए लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो बोल दे रहे हैं, वो क्या बोल दे रहे हैं उनको खुद नहीं पता हो रहा है। जब उसके ऊपर बाहर से कोई टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर ये खुद सवाल जवाब करने पर उतारू हो जाते हैं और आमद हो जाते हैं। यहाँ तक कि अब उसके विषय में हम क्या कहें, कहाँ तक आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 80 करोड़ लोगों को भोजन पहुँचा, और स्मृति ईरानी जी ने इस बात को बोला था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ही इस बात को नहीं कहा था, बल्कि ये आपकी स्मृति ईरानी जी ने इस बात को कहा था कि मैं 80 करोड़ परिवारों को भोजन पहुँचाए। तो ये 80 करोड़ परिवारों को भोजन पहुँचाना, एक परिवार में अगर 3, 4, 5 सदस्य अगर हैं तो आप काउंट कर लीजिए, आप गणना कर लीजिए कि कितने लोगों को इन्होंने भोजन पहुँचाया। तो आपको क्या, ये बात किसी को भी नहीं हजम होगी। आप कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि जो गरीब मजदूर किसान है उसकी आबादी लगभग 60 से 70 करोड़ है। जी 60 से 70 करोड़ जनसंख्या है, जी लेकिन ये 80 करोड़ जी परिवार के लोगों को राशन पहुंचाया। इसका कहने का मतलब कि ये आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि एक परिवार में 3 लोग 4 लोग, 3 के हिसाब से 240 करोड़ लोगों को इन्होंने खाना पहुंचाया या भोजन सामग्री पहुंचाया। जी तो यह एक हास्यास्पद बात लगती है आपको? हास्यास्पद बयान इनका है ही। ये खुद अपने आप को हंसी का पात्र बना, इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, इनको खुद सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए, स्मृति ईरानी जी ने एक और बात कहा था जी कि हमारी सरकार प्रत्येक दिन जी जी 3 लाख पीपी किट बना रही है। जी तो क्या ये पीपी किट अगर 3 लाख बना रही है तो पीपी किट जा कहाँ रहा है? जी इस पे आप प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने देखा होगा कि कई तमाम हॉस्पिटल्स के नर्सेज, स्टाफ्स, डॉक्टर्स आकर के अपने ही हॉस्पिटल में बाहर आकर के, जहाँ पर वो दिन रात कोरोना से लड़ रहे हैं और कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनको सुरक्षा उपकरण मुहैया न होने के कारण वो आकर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं। और उन्हीं के अभाव में, पीपी किट के अभाव में ही कुछ डॉक्टरों ने दम तोड़ दिया। लेकिन इस पर सरकार या कुछ अब कहने में अच्छा नहीं लगता है कि बार बार सब लोग यही इंडिकेट करते रहते हैं कि गोदी मीडिया। किसी ने इस पर सवाल न उठाया जैसे आपने पूछा, और न ही उन्होंने सही सटीक जवाब दिया कि आखिर डॉक्टर्स की मृत्यु कैसे हुई, डॉक्टर संक्रमित क्यों हुआ। तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी समझ सकता है इस बात को कि अगर पीपी किट अर्थात सुरक्षा उपकरण डॉक्टर को मुहैया होता तो वो संक्रमित नहीं होता और उसकी जान भी बच जाती। एक अगला क्वेश्चन ये बताइए आप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी कि क्या ये जो सरकार है जी या सरकार में बैठे लोग, जी जब भारत में 1000-2000 लोग संक्रमित थे जी तो भारत को पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया था। यहाँ तक कि बाहर निकलने पे भी, घर से बाहर निकलने पे भी रोक लगी थी। घर के दरवाजे पे लक्ष्मण रेखा खींचने को कहा गया था। जी। लेकिन जब यही संक्रमण प्रत्येक दिन 5000 प्लस संक्रमित होने लगे लोग, बिल्कुल तो लोगों को फ्री छोड़ दिया गया। जी। टेम्पू, रिक्शा जी और 4 व्हीलर, 2 व्हीलर
जी दुकानें सब खोलने का आदेश दिया गया, जी कुछ चीज़ों को छोड़कर, जी जैसे मॉल, स्कूल, जी रेस्टोरेंट, जी होटल्स, तमाम ऐसे चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों को खोलने का जो आदेश दिया गया है चौथे चरण में, लॉकडाउन के चौथे चरण में, जी तो क्या ये जेन्युइन है? इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपके। जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में सरकार, तो इसका सीधा स्पष्ट जवाब है जो जनता भी समझती है कि जब इसका कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ, कोरोना काल शुरू हुआ, तो उस समय कुछ परसेंटेज लोग संक्रमित थे जो बाहर थे, जो वीआईपी लोग, जो बड़ी लंबी यात्रा करके आए थे दूसरे अदर कंट्रीज से, क्योंकि कोरोना हमारे देश से उत्पत्ति नहीं हुई है इसकी, ये कहीं ना कहीं से चल के आया है। अब ठीक है, चाइना से निकला, वुहान से निकला, चाइना से निकला, फिर निकल करके किस कंट्री में गया और कुछ कंट्री में आया, तो वहाँ की यात्रा गरीब नहीं करता है मित्र, गरीब नहीं करता है। वहाँ की यात्रा जो जहाज़ों से, जहाज में कहने को तो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं इस जनता को उस हवाई जहाज में बैठते हुए देखना चाहता हूँ, कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन कोई भी बता दे कि कौन सा गरीब जनता बैठ करके फ्लाइट से यात्रा किया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो सरकार, मोदी जी ने जो भाषण दिया था, अपने भाषणों में कहा था जी कि मैं उस गरीब लोगों को जो हवाई चप्पल पहन के चलता है उसको हवाई जहाज में देखना चाहता हूँ, तो यह एक दिखावा था और जनता को छलने का एक बहुत बड़ा प्रयास था और छला गया। और देखिए, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, मैं वैचारिक बात करूंगा। अगर आपके विचार अच्छे हैं, वो कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, एनी अदर पार्टीज, मैं उनसे कोई, मेरा द्वेष नहीं है, राजनीतिक द्वेष नहीं है। हाँ, वैचारिक लड़ाई अगर चलेगी, हमारी भी पार्टी है, मेरे भी विचार अगर गलत रहेंगे तो मैं आपकी भी बात को सुनूंगा, समझूंगा, उस पर विचार करूंगा, और विचारों की लड़ाई तो चलती रहेगी। अगर आपके विचार गलत हैं, आपकी भावनाएं गलत हैं, वो उन्होंने हमें आहत किया है, उन्होंने जनता को छला अपने शब्दों से, अपने बातों से। अब बताइए, हवाई जहाज में चलेगा वो गरीब, हवाई चप्पल जो पहनता है, मैं देखना चाहता हूँ। आज वो वही गरीब सड़कों पर दम तोड़ रहा है, पदयात्रा कर रहा है, कितनी मजबूर है। और इसी सरकार के सिस्टम के जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले, उन्हीं गरीबों को इतनी बेरहमी से सड़कों पर मार रहे हैं कि देख करके अंदर से आदमी हिल जाता है। अगला क्वेश्चन ये मेरा है कि क्या अब कोरोना वैश्विक महामारी है जी और लोग इस लॉकडाउन को और कोरोना वैश्विक महामारी को, कोविड-19 को लोग राजनीतिक रूप में देखने लगे हैं? जी, क्योंकि मैंने देखा समाज सेवा के नाम पे, जी जबकि सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, जी लेकिन सरकार अगर कोई कुछ लोगों को अगर राहत सामग्री बांट रही है तो उसमें अपना बकायदे भाजपा का लोगो या बैनर लगा के, उस पर आपकी क्या राय है? जी, देखिए, आपका ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर हम किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो सहायता करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ, फ़ोटो शेयर कर लूँ। यहाँ पर कुछ पार्टियों ने अपने पार्टी का लोगो, सिंबल्स और कुछ नेताओं के फ़ोटोज़ भी उस किट पर लगा रखा था जो भोजन के पैकेट वितरण हुए हैं, ये सारी दुनिया ने देखा। तो इसके विषय में मैं ये नहीं कहना चाहूँगा किसी पार्टी विशेष ने लगाया, लेकिन जो लगाया है वो इस बात को बखूबी समझ रहा है, वो खुद देखा है और उसे पता है कि मैं क्यों लगा रहा हूँ। तो राजनीतिकरण तो कहीं ना कहीं गरीबी का मजाक उड़ा करके किया ही गया है। उस भूखे का, उस गरीब का जो भूखे प्यासे मर रहा था, उनको आप एक केला देते हो तो 10 लोग उसमें हाथ बढ़ा देते हो, तो उससे अच्छा होता कि एक केला आप क्रेन लेकर पहुंचा देते, क्रेन पहुंचा देता वहाँ पर ले जा करके। 10 लोगों को जाने की क्या जरूरत थी? आखिर वो पीड़ित था, आप भी पीड़ित हो जाओगे। 10 लोग क्रेन से चला जाता, आप बच जाते। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है जी कि क्या इस वैश्विक महामारी में जी जो भारत में या उत्तर प्रदेश में, तमाम हम उत्तर प्रदेश में हैं इस समय, जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, जो वाराणसी आज रेड जोन में है, बिल्कुल मैं वाराणसी के रेड जोन में हूँ। जी तो आज यहाँ पे लगभग आज के डेट में 115 संक्रमित पाए गए हैं, हाँ। टोटल हो चुके हैं, हाँ। जिसमें से कुछ ठीक भी हुए हैं। और कुछ की जो मौत भी हो चुकी है। तो मेरा ये कहना है कि इस पे और भी जो तमाम उत्तर प्रदेश की पार्टी के लोग हैं, जी कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं। क्या ये सारे लोग सिर्फ चुनाव के समय ही अपने आप को
किसानों गरीबों का मसीहा समझते हैं। जी क्या इस पे राय है आपकी? बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है आपके। और देखिए, इसमें कई रीजंस हैं। पहली बात तो एक होता है कि जो राष्ट्रभक्त होते हैं या देशभक्त होते हैं, वो तो किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करते हैं, उनके विचारों का समर्थन करते हैं, वो पार्टी कोई भी हो। लेकिन आज लोग कहते हैं मैं ये नहीं करता हूँ, मेरा ये पर्सनल नहीं है, बात है, जुबान है, शब्द मेरे पर्सनल नहीं है। और सुनने को देखने को तमाम मीडिया पर मिलते रहते हैं। लोग कहते हैं कि अंधभक्त। तो अंधभक्त होना सबसे बड़ी बीमारी ये हो गई कि अंधभक्त। तो अंधभक्त तो ऐसे भी नहीं बोलेगा। अंधभक्त ये नहीं कहता हूँ कि किसी नेता या किसी पार्टी का, किसी भी तरह का अंधभक्त हो तो उसे उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। जो जिसको वो समझता है, जिसको मानने लगता है, वो गलत कहेगा तो भी गलत है, वो सही कहेगा तो सही है ही है। तो इसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि हम वाराणसी में उस जगह पर हैं जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, और वहां हम रेड जोन घोषित है वाराणसी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना की बात है। और बातें हवा हवाई सब चलती रहती है, क्या करिएगा, हर चीज़ों का तो राजनीतिकरण हो गया है। और इनको तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद पटेल जी। आप लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और आपने शुरू में ही बताया कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी अभी 1 साल 4 महीने की बनी हुई है, और आप 22 ज़िले में आपका संगठन खड़ा है। आपके साथ जो है विनोद अग्रहरी जी हैं। बहुत बहुत बढ़िया संयोग है कि आप लोगों की जो नाम राशि है वो सेम है। लेकिन मैं आपके साथ जो विनोद अग्रहरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति एकता व लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, कई पदों की जिम्मेदारी संभालते हुए आज आपके साथ विनोद अग्रहरी जी बैठे हुए हैं। तो क्या विनोद अग्रहरी जी भी अपनी कुछ बातों को रखना चाहते हैं? तो बिना सवाल किए ही अपनी बातों को आप रखें। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपको जो लगता है, जो सही है, इस लॉकडाउन के दौरान तमाम बिंदुओं की चर्चा होनी चाहिए। आपके साथ बैठे हुए डॉक्टर विनोद पटेल जी ने तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया। तो क्या आप भी कुछ बिंदुओं पर अपनी बातों को रखना चाहते हैं? तो आप रखिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि हमारी ये जो सरकार है, ये जो लोगों के साथ ये आपकी सरकार है कि भाजपा की सरकार है? आपने कहा कि हमारी सरकार है। और हमारी नहीं है, हमने कहा ये जो सरकार, हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की जो सरकार है, ये हमारे देश की जनताओं के साथ छल कर रही है। वो क्या छल कर रही है, अब आपको ये भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। मेरे ही साथ नहीं, हर लोगों के साथ हो रही है। जैसे इन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो जाएगा तो भी पैसा नहीं कटेगा, लेकिन लिमिट से जहां 1 रुपया भी कम हो रहा है तुरंत पैसा काट लिया जा रहा है। जो कि बोला गया था 3 महीने तक कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको पैसा काटा जाए। हमारे अकाउंट में हो, चाहे गरीब के अकाउंट में हो या किसी के भी अकाउंट में हो, जाके आप देख लीजिए। अगर मिनिमम पैसे से बैलेंस से कम हो रहा हो तो तुरंत वो पैसा उसमें से कट जा रहा है, उसका पैसा माइनस हो जा रहा है। आदमी लॉकडाउन में वैसे ही परेशान है तरह तरह से, और एक तरह से ये गवर्नमेंट अलग परेशानी दे रही है कि आदमी 1-1 रुपया के लिए तरस रहा है। और दूसरी चीज़, जो हमारे यहाँ टैक्सी मालिक हैं, इनको भी एक तरह से कहा गया कि भाई छूट दी जाएगी, लेकिन इनको भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है। अगर टैक्स जमा करने जा रहे हैं तो उनके साथ फाइन के साथ टैक्स लिया जा रहा है, ना कि उसमें कुछ रियायत दी जा रही है। तो तरह तरह की समस्याएं गवर्नमेंट खुद दे रही है जनता को, लेकिन जनता इसलिए डर के मारी सब नहीं कुछ बोल पा रही है कि हम कुछ कहें। ऐसा ना हो कि सरकार हमारे खिलाफ कोई मुद्दा न छेड़ दे, हमको जेल ना भेज दे। यही सब कारण है कि जनता खुल के सामने नहीं आ पा रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय भारत, जय सर्व समाज। तो आप कहना चाहते हैं कि जो आरबीआई और भारत सरकार ने मिलकर जो घोषणाएं की थी कि 3 महीने तक जो भी लोन धारक होंगे उनसे ईएमआई नहीं ली जाएगी, जी। आप इसी बिंदुओं पर चर्चा करना चाह रहे थे। लेकिन सरकार और आरबीआई ने जो मिलकर घोषणा की थी वह चेक छलावा था। एकदम। विनोद अग्रहरी जी ने बताया कि सरकार द्वारा ईएमआई के संबंध में जो भी घोषणाएं की गई थी
वो ये बिल्कुल एकदम छलावा है। और आज भारत में कम से कम 70% से 80% लोग लोन धारक हैं। कोई शादी के लिए लोन लिया है, तो कोई गाड़ी लोन में लिया है, तो कोई हाउसिंग लोन लिया है। मतलब कहने का मतलब कि 70 से 80% आज यहाँ पे लोन धारक है। और सरकार ने कहा था कि 3 महीने तक, सरकार और आरबीआई ने मिलकर एक घोषणा की थी कि 3 महीने तक ईएमआई नहीं ली जाएगी। और इस वैश्विक महामारी में जहाँ सारे लोगों के काम धंधे बंद हैं, गाड़ियों के पहिए रुक चुके हैं, लोगों की खेती बाड़ी भी नुकसान हो चुकी है, किसानों की, एक तो दैवीय आपदा और दूसरी जो है वैश्विक महामारी के चलते किसानों की फसलें नुकसान हो गई, इनकम 1 रुपये नहीं है। सब्जी नेनुआ, लौकी, भिंडी, करेला 1 से 2 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। तो इनके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि ईएमआई कहाँ से डालें, ये प्रत्येक महीने जो किस्त आती है वो कहाँ से डालें। इस पे विनोद अग्रहरी जी ने चर्चा किया। आप दोनों लोगों का, डॉक्टर विनोद पटेल जी और विनोद अग्रहरी जी, राष्ट्रीय महासचिव लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय संरक्षक लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी, युवा शक्ति एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद अग्रहरी जी, आप दोनों लोग का यूट्यूब चैनल पर आभार और धन्यवाद।